कवियों के स्वागत के लिए मैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई अशोक बाबू दुबे से आगे कहूँगा कि बैग अलंकर कर कवियों का स्वागत करें। महामंत्री राजेश पांडे एडवोकेट, राजेश त्रिपाठी एडवोकेट, उनसे भी हमारा आग्रह है बैग अलंकर कर स्वागत। उतारना पड़ेगा यार। बड़ा नंबर है, मैं निकाल भी इतना बड़ा टेंशन पूरे याद है
व्यक्ति के बराबर ही दिखाई देगा। जो लोग पीछे खड़े हैं सबसे हमारा आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मुलायम सिंह यादव, विशिष्ट आदरणीय मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में है। वे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के 2 बार रक्षा मंत्री रहे और इटावा नुमाइश से उनका बड़ा लगाव है। यहाँ जो पंजाब में पीछे बैठकर नुमाइश के कम सम्मेलनों के आनंद की पृष्ठभूमि आज भी उन्हें गुनगुनाती है, वे हमारे बीच में है। आज वे प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में है। हालांकि यह भी सही है कि इटावा के लिए कितने कभी मेहमान थे न मेहमान हैं, लेकिन हम सबके बुजुर्ग होने के नाते, हम सबके संरक्षक होने के नाते इटावा और इन्होंने बहुत प्रदर्शनी के कल्याण के लिए काम किया। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति गवर्नर वाजपेयी हमारे बीच मौजूद हैं। वे इसी जनपद की उपज हैं। मैं मुख्य अतिथि आदरणीय मुलायम सिंह यादव से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ आज ये कविता की दीप शिखा प्रज्वलित हुई है। मैं आदरणीय नेताजी से आग्रह करूंगा कि वे वाग्देवी के चित्र पर भी माल्यार्पण करने का कष्ट करें, ताकि यह जो कविता की शब्द की साधना जिस वाग्देवी की आराधना से होती है वह उनका चित्र प्रदर्शनी पंडाल के इस मंच पर रखा है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव से आग्रह कर रहा हूँ कि वे माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आज सरस्वती के साधकों के आज इन भाई पुत्रों को हम सुनेंगे। यह इन्हीं माँ सरस्वती की अनुकंपा, इन्हीं की कृपा का प्रतिफल है कि इन्होंने दुनिया की सबसे कठोर साधना, शब्द की साधना करने वाले साधकों को इटावा के इस मंच पर बुलाया है। वे यहाँ मौजूद हैं। बंद है हमारी खुली है। उनका स्वागत करें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। मैं एसडीएम सदर श्री सलीम भाटिया जो प्रदर्शनी समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि का बैग अलंकरण कर स्वागत करें। उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें आदरणीय एसडीएम सदर। मैं कम सम्मेलन के संयोजक श्री शांति स्वरूप पाठक से आग्रह कर रहा हूँ कि वे भी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कम सम्मेलन है कि वे आदरणीय मुलायम सिंह यादव का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं प्रदर्शनी कार्यकारिणी के सदस्य श्री बीपी सिंह एडवोकेट, श्री सुरजीत सिंह अरोड़ा, इसी बीच में प्रदर्शनी के संयोजक पाठक जी और अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि शॉल बढ़ाकर आदरणीय मुलायम सिंह यादव का अभिनंदन करें। मैं इटावा के जिलाधिकारी और प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष श्री पी गुरुप्रसाद से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह, ताकि आज का दिन उनके स्मृति कोष में हमेशा अक्षुण रहे, उन्हें प्रदान करने का कष्ट करें। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति गवर्नर वाजपेयी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं जिलाधिकारी और प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष श्री पी गुरुप्रसाद से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। मैं जिलाधिकारी एवं प्रदर्शनी अध्यक्ष श्री पी गुरुप्रसाद से आग्रह करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री गवर्नर वाजपेयी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं एसडीएम सदर और प्रदर्शनी समिति के जनरल सेक्रेटरी सलीम भाटिया से आग्रह करूंगा कि उनका बैग अलंकरण कर स्वागत करें। प्रदर्शनी के संयोजक श्री शांति स्वरूप पाठक से हमारा आग्रह है कि माननीय न्यायमूर्ति गवर्नर वाजपेयी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रदर्शनी कार्यकारिणी के सदस्य
राजकिशोर वाजपेयी से हमारा आग्रह है कि वे आदरणीय वाजपेयी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रदर्शनी समिति के सदस्य श्री बीपी सिंह, श्री सुरजीत सिंह अरोड़ा, श्री विशन, श्री बीएन कुमार दुबे, श्री विजय पाल सिंह, श्री विजय नारायण सिंघल, श्री मेहरबान सिंह कुशवाहा, श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी, श्री रमाकांत अग्रवाल से आग्रह कर रहा हूँ वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में मंच पर अनेक कवि मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कवि सम्मेलन के संयोजक श्री शांति स्वरूप पाठक से आग्रह करूंगा कि आज के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर नरेश कात्यायन का माल्यार्पण कर और शॉल वहां स्वागत की प्रत्येक पंक्ति का अभिनंदन होता है। मैं चाहता हूं कि उनका भी शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं श्री हमारे बीच में प्रदर्शनी समिति के कार्यकारी सदस्य राजकिशोर वाजपेयी से हमारा आग्रह है श्री विनीत चौहान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं श्री गिरिराज अग्रवाल से आग्रह कर रहा हूँ कि वे श्री वाहिद अली वाहिद का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रविंद्र सिंह दुबे से हमारा आग्रह है कि हरीश चतुर्वेदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसे हमारा स्वागत है कि लटूरी लठ जी का स्वागत करें। श्री रमेश धुआंधार जी से हमारा आग्रह है कि वे रमेश धुआंधार जी के स्वागत के लिए श्री विजय नारायण सिंघल से हमारा आग्रह है कि वे आए। मेहरबान सिंह कुशवाहा साहब से हमारा आग्रह है कि वे श्री रमेश शर्मा चित्तौड़ का माल्यार्पण कर। राजकिशोर वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का माल्यार्पण का स्वागत करें और श्री रविंद्र सिंह दुबे हमारे बीच में मौजूद श्री अशोक यादव का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आ रहा हूँ इन्होंने सोच समझ कर नहीं आएगा वाजपेयी जी को शुक्ल से मिलवाओ। डॉक्टर ममता शर्मा के स्वागत के लिए मैं श्री रमाकांत अग्रवाल से आग्रह कर रहा हूँ कि डॉक्टर ममता शर्मा का माल्यार्पण का स्वागत करें। डीबी अध्यक्ष श्री अशोक दुबे एडवोकेट से हमारा आग्रह है कि नेताजी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री राजेश त्रिपाठी महामंत्री, श्री देवेंद्र पाल सिंह, देवेंद्र पांडे कोषाध्यक्ष, अवनीश कुमार यादव और श्री उमेश दीक्षित से हमारा आग्रह है कि वे नेताजी का माल्यार्पण स्वागत करें। श्री अवधेश तिवारी उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन। इटावा प्रदर्शनी समिति की परंपरा है कि हम प्रतिवर्ष अपने मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए प्रदर्शनी के इस आयोजन के संयोजक श्री शांति स्वरूप पाठक से आग्रह कर रहा हूँ आए और हमारे इटावा जनपद के गौरव हम सबके बहुत आत्मीय हैं, जिन्होंने इटावा को एक पहचान दी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में अभिनंदन पत्र का वाचन करने का कष्ट करें। इसी बीच में एक और इटावा प्रदर्शनी के साथ बहुत दिनों तक यहाँ की विद्युत व्यवस्था संभालने वाले मुन्ना लाल जी गुप्ता की स्मृति में उनके चिरंजीव सोम गुप्ता हमारे आदरणीय नेताजी का, न्यायमूर्ति वाजपेयी जी का और कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेश कात्यायन का स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सोम गुप्ता आए रहे हैं हमारे बीच में, आज वे हैं और अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। प्रदर्शनी परिवार के सदस्य हैं और मैं इसके बाद आदरणीय पाठक जी को बुला रहा हूँ वो आए और नेताजी के सम्मान में अभिनंदन पत्र का वाचन करने का कष्ट करें। आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री मुलायम सिंह जी यादव के अभिनंदन में शब्द पुष्प प्रेषित कर रहा हूं। जन जन के कष्ट कंठहार, इष्ट की साधना का केंद्र, इष्टकापुरी के गौरव को बढ़ाने वाली आपकी अप्रतिम प्रतिभा से न केवल देश अपितु संसार चमक कर एक साधारण कृषक परिवार में जन्म ले, जैसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री और भारत गणराज्य के 2 बार रक्षा मंत्री के रूप में आपने जो प्रेरक मानक, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात आपने भारतीय भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था करके पत्र व्यवहार की जो व्यवस्था की थी वो अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। रक्षा मंत्री के रूप में पहली बार रक्षा मंत्रालय में हिंदी का प्रवेश
कराने का श्रेय भी आपको जाता है। कला धर्मियों को यशवाद की सम्मान आपके रचनात्मक चिंतन का प्रतीक। जीवेम सरदा सदा, आप जैसे सपूत को पाकर हम इटावा वासी कृतकृत हैं। इटावा जनपद प्रदर्शनी का ये भव्य पंडाल आपकी स्नेह वर्षा का ही परिणाम है। हम प्रदर्शनी के विकास में आपके स्नेह शक्ति योगदान को कभी विस्मरण न कर सकेंगे। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको स्वस्थ, सम्मानपूर्ण और सक्रिय दीर्घायुष्य प्रदान करें, ताकि करोड़ों भारतवासियों की आवाज बनकर आपकी ओजस्वी वाणी निरंतर गूंजती रहे। हम हैं आपके आभार भाग से अवनत इटावा जनपद प्रदर्शनी एवं पुष्प मेला के समस्त पदाधिकारीगण एवं समर्थगण। धन्यवाद। न्यायमूर्ति विवेक दीक्षित, न्यायमूर्ति प्रेमचंद्र जी गुप्त, न्यायमूर्ति शोभा दीक्षित और आज इस परंपरा को एक नहीं दो सपूत हमारे जनपद के बढ़ा रहे हैं। वैदुषी के धनी न्यायमूर्ति करुणानंद वाजपेयी के सम्मान में एक अभिनंदन पत्र हम सबने यहाँ अर्पित होने किया है। मैं शांति स्वरूप जी पाठक से आग्रह करूँगा कि उस अभिनंदन पत्र का वाचन भी यहाँ करने का कष्ट करें। हमारे आज के इस अखिल भारतीय कप सम्मेलन आदरणीय करुणानंद वाजपेयी न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद मौजूद हैं। मैं उनके अभिनंदन में अपने निम्न शब्द पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। सौम्य व्यक्तित्व के धनी इटावा नगर के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्म लेकर आपने एक विद्वान अधिवक्ता के रूप में अपने वैदस्य की जो छाप छोड़ी, उसका सुपरिणाम है कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के रूप में आपकी ख्याति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपके सरल, मृदु और सहज व्यक्तित्व में गजब की आकर्षण शक्ति परमात्मा ने की है, जो बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती है। परम विद्वान न्यायाधीश हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं के ज्ञाता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा विद्यार्थी जीवन से ही रही। आपकी अध्ययनशील वृत्ति ने आपकी प्रतिभा को निरंतर निखारा। आज हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पद पर विद्वान न्यायाधीश के रूप में आपको विशिष्ट आदर प्राप्त है। एक अद्भुत वक्ता और समर्पित अध्येता के आपका विनम्र स्वरूप सचमुच प्रणम्य है। गौरवशाली परंपरा के स्वामी एक अधिवक्ता के रूप में आपको गौरवशाली विरासत में आपके पूज्य पिता श्री सुनाम धन स्वर्गीय पंडित प्रेमचंद्र प्रसाद वाजपेयी न केवल जनपद के अपितु प्रदेश के उन लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में थे जिन पर विधि जगत गौरव की अनुभूति करता है। उन जैसे विद्वान वकील के आत्मज के रूप में निश्चित रूप से आप गौरवशाली परंपरा के तेजस्वी संभावक कहे जा सकते हैं। शतायु हो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायुष्य प्रदान करें, ताकि हम सबका गौरव इसी प्रकार बढ़ाते रहें। हम हैं इलाहाबाद जनपद प्रदर्शनी एवं पुष्प मेला के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्य। समिति के संयोजक श्री शांति स्वरूप पाठक, यह अभिनंदन है, यह विनम्र प्रणाम है प्रदर्शनी समिति का अपने इस गौरवशाली सपूत के प्रति। और अब इटावा के एक बालक ने सुमित प्रताप सिंह का लिखा हुआ इटावा एंथम एक कैसेट है जो आशीष वाजपेयी ने तैयार किया है। वे माननीय मुलायम सिंह यादव को समर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ वो आए और वह कैसेट आदरणीय नेताजी को समर्पित करने का कष्ट करें। इसमें इटावा एंथम है, इटावा गान।
सौभाग्य है इटावा का यह कवि सम्मेलन का मंच न केवल इस प्रदेश में बल्कि देश में इस मंच पर कभी रामधारी सिंह दिनकर की वाणी होती है। यह मंच अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, बैटरी महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसी समृद्ध परंपरा रखनी है। 20वीं शताब्दी का साहित्य कोई ऐसा बड़ा रचनाकार इस देश में पैदा हुआ है। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत 1934 में एक हिंदी मुशायरा के नाम से इटावा के स्वनाम धन्य अधिवक्ता कृष्णगोपाल चौधरी के संयोजन में प्रदर्शनी समिति ने शुरू की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने उसकी अध्यक्षता की थी। तब से लेकर अब तक हमारा शताब्दी वर्षों का इतिहास है प्रदर्शनी का, तो कवि सम्मेलन का इतिहास भी लगभग 80 वर्ष से अधिक का होने जा रहा है। और यह हमारा सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष हम देश के बड़े रचनाकारों के मंच में सुनते हैं। इटावा का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध है। इटावा अगर 9 नदियों के लिए जाना जाता है, इटावा अगर अपने घी की मंडी के लिए जाना जाता है, इटावा अगर राजनीतिक तेवर के लिए जाना जाता है, तो इटावा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि देव पैदा हुए। इटावा इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ कविता के लिए प्राणों का उत्सव करने वाले गंग यहाँ पैदा हुए। इटावा इसलिए भी जाना जाता है कि हिंदी गद्य की परंपरा को नया आयाम देने वाले बाबू गुलाबराय यहाँ पैदा हुए। इटावा को इसलिए भी जाना जाता है कि हिंदी एकांकी साहित्य के शिलाका पुरुष उदय शंकर भट्ट की जन्मभूमि इटावा है। इटावा इसलिए भी जाना जाता है कि राजेश टंडन और द्विवेदी जी के बाद अगर हिंदी हितों के लिए किसी ने संघर्ष सबसे अधिक किया तो सरस्वती के स्वनाम धन्य संपादक पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। इटावा आज की कविता के क्षेत्र में गोपाल दास नीरज की भूमि है। इटावा बशीर बद्र साहब की अध्ययन स्थली रहा है। इटावा डॉक्टर जाकिर हुसैन के देश की राजनीति में आम आदमी की भावना से जोड़कर पूरे देश में एक नई पहचान देने का, तेवर देने का काम जिस व्यक्ति ने किया। इटावा ने एक साधारण से गांव से उठकर पूरे देश और दुनिया में एक नई पहचान दी। एक दौर था जब इटावा इसलिए जाना जाता था कि आगरा और कानपुर के बीच का सबसे बड़ा महानगर इटावा है, तो आज इटावा इसलिए भी जाना जाता है देश में, देश के बाहर भी, कि इटावा वह शहर है जहाँ मुलायम सिंह यादव ने जन्म लिया। इसलिए भी हम इस नगर को एक ऐसी पहचान देने वाले इटावा इष्ट की साधना का केंद्र रहा है। यहाँ एक ATM होकर आए मिस्टर सप्रू को इटावा ने ऐसा पाठ दिया कि वह अध्यात्म की दुनिया के सबसे बड़े संत खंडा बाबा हो गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को निर्दयतापूर्वक चलने वाले एलेक्टेबल ह्यूम यहाँ के कलेक्टर थे। इटावा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि वे उस संस्था के संस्थापक हुए जिसने आजादी का संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाई। इटावा कई मायने में विशिष्ट है और आज हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव का उन्होंने इटावा को एक पहचान दी। पूरे देश में आम आदमी, देश के कमजोर आदमी की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया। उसी का सुपरिणाम है कि आज प्रदर्शनी अपने जिस गौरवशाली स्वरूप में है वह उनके आत्मीयता का प्रतिफल है। इटावा के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनकी आत्मीयता है, साहित्यिक लोगों के साथ उनकी बड़ी आत्मीयता है। हिंदी के लिए इतनी प्रखर लड़ाई लड़ने वाले जो मुख्यमंत्री होने के बाद पहली बार तमिलनाडु गए तो उन्होंने कहा मेरा बस चले तो अंग्रेजी साहित्य को मैं समुद्र में बहा दूं अगर वह हिंदी की कीमत पर हमारे देश में आना चाहता है। यह देवर करना देश की संसद में अगर बोलना है तो हिंदी में बोले, जिस भाषा में वोट लेकर आए हैं उस भाषा में बोल संसद में बोलकर दिखाएं। यह देवर इस देश में अगर किसी एक राजनेता में है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव है। वे हमारे बीच यहाँ मौजूद है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इसका आह्वान कर रहा हूँ आए और आज के इस सम्मेलन का शुभारंभ करें अपने उद्घाटन भाषण से आदरणीय मुलायम सिंह यादव। नरेश काला साहब अध्यक्ष, मानी शांति स्वरूप पाठक साहब, मानी गिरधार नारायण संरक्षक, मानी कमान वाजपेयी जी विशेष अतिथि, राजकिशोर जी हमारे वरिष्ठ सदस्य और सभी हमारे सम्मानित आदरणीय कविगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवानों, पत्रकारों, मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे
या आपने अवसर दिया। सबसे पहले मैं जितने कवि आए हैं हृदय से कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि इस मंच पर आप आकर के इस मंच के माध्यम से जनपद ही नहीं प्रदेश और देश के बारे में और समाज के बारे में अपनी साकार कविता पढ़ करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यहाँ तक कि कल सम्मेलन का सवाल है, मैं बहुत ही प्रसन्न करता हूँ समय समय पर 2-4 कवियों को बुला करके भी कविताएं सुनते हैं। एक ऐसे कवि हमारे गुरु हैं उदय प्रताप सिंह, उनको कहीं भी बैठा लेते कविता सुनना शुरू करते थे। थकान होती मनोरंजन करने तो के साथ तो कविता केवल कविता नहीं है या किसी कवि का स्वर हो सकता ये नहीं है। एक कविता के माध्यम से कई अवसर मैंने देखे हैं कि जनता को जगाया है और बहुत हिम्मत करके देश की जो असली तस्वीर उसको पेश करने का काम किया। जैसे मैं एक ही उदाहरण देंगे, समय ज़्यादा नहीं देंगे, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने प्रार्थना की कि सैफे महोत्सव और ये आपका यहाँ का कार्यक्रम साथ साथ न हो। जिलाधिकारी महोदय से इनकी कमेटी से, सभी की कमेटी से लेके दोनों के सामने क्या मजबूरी आ गई, हम समझते हैं मजबूरी आ गई, कहानी में दिक्कत हो रही थी, साथ साथ हो गए। और वहां विशाल शुरू बैठा हुआ है, यहाँ भी विशाल शुरू बैठा है, वहां भी बड़े बड़े कलाकार आज हिंदुस्तान के वहां कार्यक्रम सावधानी शुरू कर दिया मेरी वजह से, क्योंकि मुझे 1 घंटा उनके बीच रहना था। इसी वजह से मैं देख आया हूँ कभी। लेकिन मैं अपने कवियों से ये कहेंगे, कानूनी कविता सबसे गंभीर समस्या देश के सामने ये आज है। इतनी समस्या है कि समस्या के बारे में जो सर्वोच्च सदन है उसका उसमें कई बार बहस भी हो चुकी है और हम लोगों ने हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, संघर्ष भी किया है सदन के अंदर। लेकिन इस अवसर कहने मुझे पूरी संकोच नहीं है, पता नहीं सरकार की बात है, सेना हमारी मजबूत, ज्यादा देश के हमारे साथ और चीन के कब्जा कर दिया 19 किलोमीटर हिंदुस्तान की सीमा को तंबू लगा के कब्जा किए हुए। हमारी फौज से बड़े बहुत अधिकारी से बात हुई, उससे क्या हुक्म दे दो तो आज ही भगा दो। अब धीरे धीरे उनके केंद्र का पीछे से सेना भी लगा। आज मामूली है सीमा पर खतरा। समाजवादी कानून है अपने जो भाव में डॉक्टर साहब लोहिया ने कहा था, अगर हिंदुस्तान को किसी से खतरा है तो चीन से है। चीन जितना धोखेबाज दुनिया में कोई देश नहीं है। ये चीन की वजह से आज कहना चाहता हूं आपके सामने, आपने अध्ययन किया ना हो किया हो, नेहरू जी की मौत अगर हुई है तो चीन के कारण, क्योंकि चावल आए हम लोग बच्चे थे, नेहरू जी ने सारे बच्चों में, विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, वकील सब खड़े हो गए, चीन हिंदी भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई। और चावल का ऐसा भाग्य स्वागत दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हुआ था जितना हिंदुस्तान में नेहरू जी किया है। ये प्रमाण है, इतिहास है। और उसी चावल ने जाकर के माध्यम में हमला कर दिया हिंदुस्तान पर, 1 लाख किलोमीटर पर कब्जा कर दिया सीमा पर। अब सोचिए सीमा पर पाकिस्तान ने हमारे 7 जवानों की सरकार के लिए चला गया।
कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि हमारे देश के जवानों पर से काट ले जाए और बहुत हम लोगों ने विरोध किया हो, केवल समाजवाद खड़ी रही। आपने देखा सदर दूसरी पार्टियों ने कोई इस तरह का साथ नहीं दिया। ये हालत है कि हमारे जवानों के साथ डाले जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर हमारी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान कभी नहीं लड़ाई नहीं सकता हिंदुस्तान से, कभी नहीं जीत सकता। वो 5 साल बर्बाद कर देगा और हिंदुस्तान 5 देश कर देगा, पाकिस्तान खत्म। और 5 हिंदुस्तान के शहर खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान खत्म नहीं होगा। 5 शहर पाकिस्तान खत्म कर दो, पाकिस्तान खत्म। तो आज जानवी की बातों पर सुनता क्या कर दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? सेना तैयार, जनता तैयार, विपक्ष पूरा एक से साथ ये उसके लिए महंगाई बढ़ती चली गई। इस महंगाई ने पूरे गरीब की कमर तोड़ दी। महंगाई रोकी जा सकती है, गलत से महंगाई रोकी जा सकती है, लेकिन महंगाई रोकी ये मैंने उनको राय दी तो भारत के कृषि जी ने जवाब दिया, आप सुन रहे होंगे, तो गुलाम सिंह के हिसाब किताब हम पढ़ेंगे नहीं। मैंने उनको बताया महंगाई ऐसे रोकी जा सकती है, राय दी, मीटिंग बुला लो सभी दल के नेताओं के लिए, मैं ये राय दे दूंगा, अमल करें, महंगाई रोके। खत्म नहीं होगी तो कम तो कर सकते हो, खत्म करना चाहिए, खत्म कम कर सकते हो, और कम भी नहीं कर सकते, कम भी कर सकते हैं तो खैर तो सकती महंगाई की तकलीफ तो थोड़ी बड़ी है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जाती और ये रास्ता है बेरोजगारी बताने का। नौजवान बेरोजगार होता चला रहा, बाहर का अंतर हमें क्या किसान सेना बनाओ, अब उत्तर प्रदेश में किसान सेना बना दी, हमने किसान सेना बनाई, 65 लाख एकड़ जमीन खेती लायक करा दी और लाखों लोगों को काम दे दिया। आप बताओ जो लोग वादे हमने किए हैं, घोषणा पत्र क्या सरकार हमारी वादा पूरा नहीं कर रही? क्या पढ़ाई मुक्त नहीं किए हैं? क्या दवाई मुक्त नहीं किए? कि सिंचाई मुक्त नहीं की किसान की? क्या ट्यूबवेल की में नहर क्यों? क्या कन्या बिल्डर धन नहीं किया? बेरोजगारी का भत्ता नहीं किया? कैसे बेटा काम जाएगा, उनका दे दिया, काम आ गया। लैपटॉप नहीं बनवा दिए, हमारे गांव के पिछड़े गरीब लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते, तो और बढ़ जाती, क्या कुछ आगे निकल जाते, गरीब के बेटे पीछे रह जाते, लैपटॉप बनवा दिए। एक नहीं काम, कितना नहीं काम किया। हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने इतना चढ़े काम नहीं किए जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, किसी ने कहा घरों के बीच का किसी जवाब नहीं दिया। तो आज देश की हालत कई तरह से खराब हो रही और उसके विचार ठीक उसको ठीक रखने के विचार किसी तरह दावा का कोई बहस कर देना करें। समाजवादी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम इसमें पूछा कोई है, राजनीति करना है, देश का सवाल है, देश कहाँ जा रहा है, वो नीतियों पर कैसे चल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। हमें आप ही सब बताओ वर्तमान केंद्र सरकार की नीति क्या है, हम नहीं जान पाए, आप जान के हो बता दो मुझे, बता दो क्या नीति है। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, रोजगार के बारे में, हमारे कहते विद्वान कभी आपके बारे में, हमने आपके बारे में दिया है, के बारे में भी दिया। उधर तो आपने कॉपी में देख रहे कहा कर्मों के बारे में जो कठिनाइयाँ हों, सबसे ज्यादा कठिनाइयाँ कर्मों के सामने होती है। ये कभी कोई संपन्न नहीं मानता नहीं, ये कभी असली तस्वीर देश की आपके सामने पेश करेंगे। ये आपने दिल की बात कहते हैं, किसी की नकल नहीं करते हैं, अपने भावना से करना पड़ते हैं। तो ये आज देश के लिए एक आदर्श है, नव पीढ़ी के लिए बेड़ा है। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं उनका ढेर हुआ हूँ, लेकिन अपने कवियों का हार्दिक अभिनंदन, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज ऐसी कथा कहिया जिससे हमारी जनता, हमारे नौजवान यहाँ तक बेड़ा लेकर के जाए और देश के सवाल पर एक खड़े हों।
इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेताजी। हमारे बीच में हमारे जनपद के एक और सपूत जिन्होंने अपनी मेधा